Hello everyone, I welcome you all to learn the subject Dam Engineering. Today we are going to discuss the topic model analysis. So before understanding model analysis, let us know what is meant by model and what is meant by prototype. Now model is a small scale replica of actual structure. अब हर केस में मॉडल का साइज एक्चुअल स्ट्रक्चर से छोटा ही हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग केस में जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसीलिए उसके मॉडल का साइज़ एक्चुअल स्ट्रक्चर के साइज से छोटा होता है। बट अगर हम लोग एक छोटे से मशीन का एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसका साइज़ ऑलरेडी बहुत छोटा है, अब अगर इसका मॉडल का भी छोटे साइज़ में बनाया जाए तो उसके ऊपर हम लोग प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए ये मशीन जो हमने कंसिडर की है उस केस में मॉडल का जो साइज़ है वो एक्चुअल मशीन के साइज से बड़ा होता है। सेकेंड इज प्रोटोटाइप। जिस स्ट्रक्चर का हमने मॉडल बनाना है उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप इज एन एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, देन व्हाट इज मीन बाय मॉडल एनालिसिस? द स्टडी ऑफ मॉडल इज़ नोन एज मॉडल एनालिसिस। जो मॉडल हम लोग बनाते हैं वो मॉडल के ऊपर लेबॉर्ट्री में वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और वो मॉडल का बिहेवियर हम लोग स्टडी करते हैं। जो बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसी को कहा जाता है मॉडल एनालिसिस। Let us understand what are the different advantages of model analysis. So basically there are two advantages of model analysis. First one is the performance of actual structure can be easily predicted in advance. जब हम मॉडल एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से पहले ही उसे किया जाता है और मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट आने के बाद हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन से एक्चुअल स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से पहले ही मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं, उसी वजह से हमें हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा, अलग अलग फोर्सेस के अगेंस्ट वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो हमें उसके कंस्ट्रक्शन से पहले ही पता चल जाता है। सेकेंड मेरिट है कि जब हम मॉडल बनाते हैं या मॉडल एनालिसिस करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉडल्स बनाते हैं। लेबॉर्ट्री में केवल एक ही मॉडल नहीं बनाया जाता। नंबर ऑफ मॉडल्स हम अलग अलग साइज में बनाए जाते हैं अलग अलग रेशोज़ के अंदर। ये हर मॉडल के ऊपर हम लोग अलग से टेस्ट परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि कौन से स्केल रेशो वाला मॉडल प्रॉपरली बिहेव कर रहा है या फिर वो सेफ है, और उसी के हेल्प से हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है मॉडल एनालिसिस के। नेक्स्ट इज let us understand what are the different similitudes or similarities between model and prototype. So there are basically three similarities between model and prototype. First one is geometric similarity. It relates to linear dimensions. Linear dimensions मतलब length, width, height, etc. Then second is kinetic similarity. ये रिलेट करती है मोशन पैरामीटर्स जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। और थर्ड होता है डायनामिक सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी रिलेटेड टू फोर्सेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दी सिमिलैरिटीज वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss geometric similarity. The geometric similarity is said to be exist between model and prototype if the ratio of corresponding linear dimensions of model and prototype is same. अब इसका मतलब क्या होता है ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ड्राइंग में देख पा रहे हो, एक ड्राइंग है प्रोटोटाइप ऑफ स्पिलवे और दूसरा ड्राइंग है मॉडल ऑफ स्पिलवे। ये दोनों ही केस में हम लोगों ने कुछ नॉमेनक्लेचर्स डिनोट किए हुए हैं। ओके, प्रोटोटाइप के लिए लेंथ को हमने डिनोट किया है कैपिटल L सफिक्स P, विड्थ को शो किया है B सफिक्स P एंड हाइट को डिनोट किया है H सफिक्स P। सेम वे मॉडल में भी हमने नोटिफिकेशंस दिए हैं। अगर अब हम लेंथ ऑफ मॉडल और लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप का एक रेशो लेते हैं से LP/LM, सेम वे विड्थ ऑफ मॉडल और विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप का भी एक रेशो लेते हैं से BM/BP, सेम वे
हाइट ऑफ मॉडल और हाइट ऑफ प्रोटोटाइप का भी एक रेशो बना लेते हैं, से HP/HM। अब ये तीनों रेशो जो है इनकी वैल्यू अगर सेम मिलती है तो उसे हम कहते हैं, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं कि मॉडल और प्रोटोटाइप ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। मतलब लीनियर डायमेंशंस ऑफ मॉडल एंड करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस ऑफ प्रोटोटाइप, इनके रेशो अगर कांस्टेंट आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। द next is kinematic similarity. So it is said to be exist between model and prototype if the ratio of velocity and acceleration at corresponding points in the model and prototype are equal. अब इसका मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। अगेन सेम ड्राइंग यहाँ पे भी शो किया जा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। एक है प्रोटोटाइप ऑफ स्पिलवे और दूसरा है मॉडल ऑफ स्पिलवे। दोनों ड्राइंग के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट दिखाए गए हैं। जो प्रोटोटाइप में पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे दिखाया है, प्रोपोर्शनली मॉडल में भी पॉइंट नंबर 1 वहीं पे दिखाया गया, और पॉइंट नंबर 2 जहाँ जो प्रोटोटाइप में दिख रहा है उसके प्रपोर्शन में ही लगभग वहीं पे हमने मॉडल में भी वही पॉइंट शो किया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 को। अब पॉइंट नंबर 1 पे कुछ वेलोसिटी एक्ट होगी प्रोटोटाइप में, और सेम वे मॉडल में भी पॉइंट नंबर 1 पे कुछ वेलोसिटी एक्ट होगी, मतलब उसकी कुछ मैग्नीट्यूड रहेगी। सेम वे पॉइंट 2 पे भी सर्टेन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एक्ट होगी प्रोटोटाइप में, और मॉडल में भी पॉइंट नंबर 2 पे वेलोसिटी एक्ट होगी। अगर अब हम पॉइंट नंबर 1 पे प्रोटोटाइप और मॉडल में जो भी वेलोसिटी एक्ट हो रही है उसका अगर हम रेशो लेते हैं, मतलब Vp1/Vm1, अगेन पॉइंट नंबर 2 पे जो वेलोसिटी एक्ट हो रही है उसका भी एक रेशो लेते हैं, मतलब Vp2/Vm2। अगर अब ये दोनों रेशो जो है इनकी मैग्नीट्यूड सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों काइनेमेटिकली सिमिलर है। सेम वैसा ही रिलेशन हम लोग एक्सीलरेशन के कंपैरिजन में भी कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 प्रोटोटाइप और पॉइंट नंबर 1 इन मॉडल, दोनों के ऊपर एक्सीलरेशन का अगर हम लोग रेशो लेते हैं, सेम वे पॉइंट नंबर 2 और इन मॉडल एंड पॉइंट नंबर 2 इन प्रोटोटाइप पे जो भी एक्सीलरेशन आ रहा है उसका भी रेशो लेते हैं, और दोनों के रेशो अगेन सेम आते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों काइनेमेटिकली सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक सिमिलरिटी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन डायनेमिक सिमिलरिटी जो है वो फोर्स से कोरिलेट करती है। सो डायनेमिक सिमिलरिटीज एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इफ द रेशियो ऑफ फोर्सेस एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। अगेन लास्ट फिगर को ये हम रेफर करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे कुछ फोर्स एक्ट होगा, पॉइंट नंबर प्रोटोटाइप में जो पॉइंट नंबर 1 है उस पर कुछ मैग्नीट्यूड में फोर्स एक्ट होगा, पॉइंट नंबर 1 जो मॉडल में है उस पर भी कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट होगा, पॉइंट नंबर 2 जो प्रोटोटाइप में है वहाँ पे कुछ फोर्स एक्ट होगा, सेम वे पॉइंट नंबर 2 जो मॉडल में है वहाँ पे भी कुछ फोर्स एक्ट होगा। अगर अब हम जो पॉइंट नंबर 1 मॉडल और पॉइंट नंबर 1 इन प्रोटोटाइप, ये दोनों ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उस फोर्स का अगर हम रिलेशन लेते हैं, से Fp1/Fm1, सेम पॉइंट नंबर 2 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है प्रोटोटाइप और मॉडल में उसका भी रेशो लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 के लिए भी जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं मॉडल और प्रोटोटाइप उसका भी रेशो लेते हैं। अब ये तीनों पॉइंट के लिए जो भी फोर्स के रेशो है उसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट रहती है या फिर सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों डायनेमिकली सिमिलर है। Then let us understand what is meant by distorted model and undistorted model. So models are generally classified under two heads. One is distorted model and another is undistorted model. अब undistorted model किसे कह सकते हैं? अगर इन केस आप कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर का मॉडल बनाने जा रहे हो और जितने भी लीनियर डायमेंशंस उसमें आ रहे हैं, मतलब लेंथ आ रही है, हाइट आ रही है, विड्थ आ रही है, डायमीटर आ रही है,
हर लीनियर डायमेंशन के लिए अगर एक ही लेंथ स्केल रेशो इंप्लीमेंट हो रहा है, हर डायमेंशंस के लिए अगर एक ही लेंथ स्केल रेशो आप यूज कर रहे हो, तो उस टाइप के मॉडल को हम बोलते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। ओके, मतलब अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स जो है वो ज्योमेट्रिकली कंप्लीटली सिमिलर होते हैं विद देयर प्रोटोटाइप। अब डिस्टॉर्टेड मॉडल किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। नाउ डिस्टॉर्टेड मॉडल्स आर नॉट कंप्लीटली ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू इट्स प्रोटोटाइप। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं और वो मॉडल में जितने भी लीनियर डायमेंशंस आ रहे हैं, वो हर लीनियर डायमेंशन के लिए या फिर कुछ लीनियर डायमेंशंस के लिए अगर हम अलग अलग स्केल रेशोज इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब लेंथ के लिए अलग स्केल रेशो, हाइट के लिए अलग स्केल रेशो, देन डायमीटर के लिए कुछ अलग स्केल रेशो एंड सो ऑन, तो उस केस में जो हम मॉडल बनाते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल। फॉर एग्जांपल मॉडल ऑफ रिवर। अब मॉडल ऑफ रिवर जब हम बनाने जाएंगे तो एक्चुअल रिवर का जो अगर हम लोग डायमेंशंस अगर स्टडी करते हैं तो लेंथ ऑफ रिवर जो होती है वो विड्थ ऑफ रिवर और डेप्थ ऑफ रिवर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। रिवर की लेंथ जो होती है वो विड्थ और वाटर की डेप्थ इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल रिवर की लेंथ होती है लगभग 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर या फिर 25 किलोमीटर, शायद कितने भी हो, लेकिन कंपैरेटिवली अगर उसकी डेप्थ देखी जाए तो हार्डली 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और विड्थ भी सेम वे 500 मीटर बहुत हो गया तो 1 किलोमीटर, है ना, उससे ज़्यादा शायद ही विड्थ ऑफ रिवर रह सकती होगी। सो कंपैरेटिवली लेंथ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो विड्थ और डेप्थ जो है वो काफ़ी कम होती है। अगर ऐसे केस में हम लोग मॉडल बनाते वक्त एक ही स्केल रेशो ले लेते हैं, मतलब लेंथ के लिए भी वही सेम स्केल रेशो, डेप्थ के लिए भी वही सेम स्केल रेशो और विड्थ के लिए भी वही सेम स्केल रेशो, तो ऐसे केस में जो मॉडल बनेगा वो मॉडल का लेंथ काफ़ी बड़ा होगा और वो शायद हमारे लेबोरेटरी में बैठ भी नहीं पाएगा। इसी वजह से ऐसे केस में, रिवर जैसे केस में, मॉडल बनाते वक्त लेंथ के लिए अलग से स्केल रेशो अडॉप्ट किया जाता है, विड्थ के लिए अलग से स्केल रेशो अडॉप्ट किया जाता है और डेप्थ ऑफ वाटर के लिए भी अलग से स्केल रेशो अडॉप्ट किया जाता है। मतलब एक ही मॉडल बनाते वक्त अलग अलग स्केल रेशो लीनियर डायमेंशंस के यूज़ किए जाते हैं। उस टाइप के मॉडल को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। Next is dimensionless numbers. Now dimensionless numbers are obtained by dividing one force by another force. Generally inertia force is divided by various forces to get the dimensionless numbers. So अलग अलग टाइप के फोर्सेस हमें मिलते हैं। इनर्शिया फोर्स को अगर हम लोग सपोज विस्कस फोर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक डायमेंशनलेस नंबर, है ना, जिसे कहते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर। देन वैसे ही फ्राउट्स नंबर मिलता है, यूलर्स नंबर मिलता है, वेबर्स नंबर मिलता है और मैक नंबर मिलता है। सो ये 5 अलग अलग डायमेंशनलेस नंबर है। अभी इसे डायमेंशनलेस नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये डायमेंशनलेस नंबर क्यों है, या फिर ये नंबर्स हम लोग जब डिराइव करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो फोर्स अपॉन फोर्स, मतलब एक फोर्स को दूसरे फोर्स से डिवाइड कर रहे हैं, इसके वजह से इसे कोई भी यूनिट नहीं रहता, डायमेंशंस इसके नहीं बन सकते, इसीलिए इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस नंबर्स। नेक्स्ट इज मॉडल लॉज ऑफ सिमिलैरिटीज। अब जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ लॉज उसमें इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी होते हैं। किस लॉ के बेस पे हम लोग मॉडल को डिज़ाइन करने जा रहे हैं उस लॉ को हम बोलते हैं मॉडल लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटी लॉज। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि अगर कोई मॉडल हमें बनाना है तो मॉडल बनाते वक्त हम लोग कोई एक या दो डायमेंशनलेस नंबर के बेस पे मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, जैसे जो डायमेंशनलेस नंबर्स हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हर फोर्स को कंसिडर करके हम लोग मॉडल एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर पाते। सो अगर कोई मॉडल को हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉडल के लिए जो रेनॉल्ड नंबर है सेम रेनॉल्ड्स नंबर
प्रोटोटाइप के लिए भी आना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि मॉडल इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड्स मॉडल लॉ, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो फ्राउड्स नंबर मॉडल के लिए मिल रहा है, सेम फ्राउड्स नंबर की वैल्यू प्रोटोटाइप के लिए भी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इज स्केल इफेक्ट। नाउ स्केल इफेक्ट इज नथिंग बट द डिफेक्ट which occurs in certain models due to which the computed properties of prototype from the model experiments deviate much from its actual properties। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग मॉडल को डिज़ाइन करते हैं या फिर मॉडल का एनालिसिस करते हैं, तो जो प्रीडोमिनेंट फोर्सेस है उसी को कंसिडर किया जाता है। मतलब जब मॉडल को डिज़ाइन किया जाता है, अगर चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें स्पिलवे का मॉडल डिज़ाइन करना है तो वो डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड्स मॉडल लॉ। अब फ्राउड्स मॉडल लॉ क्या बोलता है, फ्राउड्स नंबर फॉर द मॉडल मस्ट बी इक्वल टू फ्राउड्स नंबर फॉर द प्रोटोटाइप। ओके, मतलब जो फ्राउड्स नंबर मॉडल के लिए होगा वही फ्राउड्स नंबर प्रोटोटाइप के लिए भी होना चाहिए। अब फ्राउड्स नंबर कैसे मिलता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। इसका मतलब होता है कि जब हम स्पिलवे का मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो दो ही फोर्स को कंसिडर किया जाता है। कौन से दो फोर्स, पहला इनर्शिया फोर्स और दूसरा ग्रेविटी फोर्स। अब स्पिलवे पे भला क्या सिर्फ इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स ही एक्ट होता है? नहीं, बाकी दूसरे फोर्सेस भी मॉडल के ऊपर, स्पिलवे मॉडल के ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट होते रहते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स जो प्रीडोमिनेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है दूसरे फोर्सेस से, उन दोनों ही फोर्स को मॉडल के डिज़ाइन के वक्त कंसिडर किया जाता है, और बचे हुए जो भी फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कम है उनको निग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन ये निग्लेक्ट किए हुए फोर्सेस भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ये मॉडल पे क्रिएट करते रहते हैं, और उसी वजह से जो भी रिजल्ट हमें मॉडल एनालिसिस से मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट छूट जाते हैं, और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्केल इफेक्ट इन मॉडल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।